मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग पर्यावरण के और प्रश्नोत्तर को देखने जा रहे हैं और उसी की श्रृंखला को आगे प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आप कम से कम 50 प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आवश्यक हैं ही, और साथ में जो आपकी ग्रेजुएशन की परीक्षाएँ हैं वहाँ पर भी ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रारंभ करने से पहले मोटिवेशनल एक कोट हो जाए कि यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो चलिए इन्हीं लाइनों के साथ प्रारंभ करते हैं अपने पर्यावरण की श्रृंखला को। इसमें सबसे पहले प्रश्न आप देखेंगे, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। जैव विविधता इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो यह वैज्ञानिक थे, पर्यावरण वैज्ञानिक थे, वाल्टर जी रोजेन। आप नाम याद रखिएगा, वाल्टर जी रोजेन। कल हम लोगों ने इससे पहले दो शब्दों की और चर्चा की थी कि एक पारिस्थितिकी, इस शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, और पारिस्थितिक तंत्र उसका हम लोगों ने पढ़ा था एजी टॉन्सले ने, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, इस शब्द का प्रयोग किया वाल्टर जी रोजेन ने। चलिए आगे देखते हैं, वैश्विक ताप की वृद्धि में कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? ग्रीन हाउस गैसेज हम लोग जानते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का है। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसकी थी? तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेज, इसकी जो संकल्पना दी गई वह सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने दी थी। और आप विश्वास करिए यह प्रश्न आपको पता है कि कितना आवश्यक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मित्रों तक शेयर जरूर करें। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण मतलब कि इसके कारण क्या हो सकता है? तो जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं उससे त्वचा का कैंसर हो सकता है। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो झारखंड राज्य जलवायु केंद्र यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी मदद से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं, घड़ियाल गेवेलिस यह बहुतायत में पाया जाता है। तो यह घड़ियाल जो है यह गंगा में बहुतायत में पाया जाता है, और ख़ास करके जो है आप देखेंगे कि जो चंबल नदी का जो क्षेत्र आता है, ठीक है, इसमें घड़ियाल की प्रचुरता है। भारत में गंगा में तो पाया जाता है, लेकिन मैंने चंबल नदी क्यों बोला? क्योंकि यह सभी जानते हैं आप, गंगा की सहायक नदियां हैं जो बाद में जाकर के मतलब कि किसी और नदी से मिली, तो वह नदी जाकर के फाइनली गंगा में मिल गई, तो इसलिए मैंने चंबल नदी का नाम लिया है। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट को जाना जाता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में किसको जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। देखिए हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाए जाने की उम्मीद होती है। अब यह बायोडाइवर्सिटी, इसके नाम से आप समझ रहे होंगे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि एक निश्चित जगह में कितने प्रकार के जीव या पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं वह कितनी संख्या में वेरी करती हैं या कितनी ज़्यादा वहाँ पर पाई जाती हैं, उसी को जैव विविधता कहते हैं। तो जो क्षेत्र जैव विविधता को लेकर के मतलब कि प्रचुर मात्रा में वो संपन्न होते हैं, उनको जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में सरकार घोषित करती है और उनके संरक्षण के लिए काम करती है। आगे देखें, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, यह किस प्रकार का जीव है? तो यह एक स्तनधारी है, मैमल्स है। आगे देखते हैं, आगे आप देखें कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कल भी इसकी चर्चा हुई थी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पास किया गया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? छाता विधान भी कहते हैं या अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। आगे आप देखें, हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो राजाजी नेशनल पार्क, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आगे देखें, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो बहुत प्रसिद्ध है, 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी और इसका कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव। मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में 1984 में। आप इस गैस का नाम याद रखें। किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो भूटान। देखिए कार्बन निगेटिव देश क्या होता है?
कार्बन निगेटिव आप जानते हैं कि जो आज डेवलप्ड कंट्री हैं या जो डेवलपिंग कंट्री हैं या जो डेवलपिंग कंट्री हैं, इन कंट्रीज के द्वारा अपने इंडस्ट्रियल जो उनका क्षेत्र है उसका विकास करने के लिए जो इंडस्ट्री लगाई जाती हैं उनके द्वारा कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा अब एक पहल की गई है कि सभी देशों का उनका एक कार्बन का कोटा फिक्स कर दिया गया है कि वो उतनी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करें। लेकिन जितना कोटा भूटान देश का निश्चित किया गया है, भूटान उतना भी उत्सर्जन नहीं करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कार्बन निगेटिव देश। विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है, तो सबसे ज़्यादा विश्व में कार्बन का उत्सर्जन करने वाला चीन है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वनों में। उष्णकटिबंधीय वनों में आप जानते हैं पृथ्वी के मध्य में भूमध्य रेखा जाती है, तो इस भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी इस क्षेत्र में जो देश आते हैं उनको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय देश। और इन्हीं देशों में अब चूँकि ये भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र हैं तो यहाँ पर साल भर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए बहुत सघन वन पाए जाते हैं। और इन्हीं सघन वनों को जो है, जब सघन वन पाए जाएंगे और इन्हीं सघन वनों में आप दक्षिण अफ्रीका में जो है अमेजॉन के फॉरेस्ट भी देखेंगे, जिन्हें पृथ्वी के लंग्स कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और यह उष्णकटिबंधीय वन है, तो जब जहाँ पर फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे उन्हीं फॉरेस्ट के कारण वहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा होगी। तो यही हमारा प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती हुई जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, भारत में आप जानते हैं कि गिद्धों की संख्या में बहुत तेजी से कमी आई है, तो उसका कारण एक दवा है, वह दवा है डिक्लोफिनेक दवा। ठीक है, डिक्लोफिनेक दवा, आप शायद इस दवा से परिचित हों। लेकिन यह दवा दरअसल कैसे गिद्धों तक पहुंची? तो आप जानते हैं कि गिद्ध जो हैं मृत जीवों को खाते हैं, और अगर मृत जीवों ने पहले से इस दवा का इस्तेमाल कर रखा है तो उनके शरीर में इस दवा के अवशेष हैं, और जिसको जब गिद्ध खाएंगे तो उनके शरीर में भी पहुंचेगी। और इस दवा के प्रभाव से उन गिद्धों की, वो गिद्ध जो हैं वह उनके ऊपर अनुकूल प्रभाव नहीं होता है, प्रतिकूल प्रभाव होता है, जिसके फलस्वरूप गिद्धों की संख्या में लगातार घटोत्तरी हुई है, गिद्धों की संख्या में लगातार कमी आई है। डिक्लोफिनेक दवा, इसका अत्यधिक प्रयोग गिद्धों की संख्या में कमी ला रहा है। आगे देखते हैं। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना मसूरी में, ठीक है, मसूरी में यह देखने को मिलती है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में है। और जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं भारत के जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं और उत्तर प्रदेश में भी जो स्थित हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो कि आपकी पेट एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यह नैरोबी में है। नैरोबी जो है यह केन्या में है। नैरोबी कहाँ पे है? केन्या में है। तो केन्या के नैरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय स्थित है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा जो है यह बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। आगे देखें, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, इसका मुख्यालय चेन्नई में है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल या जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक हुआ है, तो जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है वहां पर ओजोन छिद्र का निर्माण जो है सबसे ज्यादा हुआ है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, तो इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन होते हैं? तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा बेंजीन। और भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? गंगा नदी के साफ सफाई स्वच्छता को लेकर के केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? देखिए, आवश्यक प्रश्न है। जल पुरुष के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। जल पुरुष के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो एजेंडा 21 जो है सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस मुहिम को लेकर के हमारा एजेंडा 21 संबंधित है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप की इकाई क्या होती है? देखिए पारिस्थितिकी पदछाप ये सब क्या होता है, जब इसके लिए पारिस्थितिकी का वीडियो बनाया जाएगा तो आप उसको देखना ना भूलें। फिलहाल तब तक आप जानें कि पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन प्रदेशों, 3 प्रदेशों में स्थित है। तो यह 3 प्रदेश कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यह राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? तो देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है यह इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि की सीमा निर्धारित करता है। तो उसके लिए जो आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि की सीमा उसने डिसाइड की है वह 55 डेसिबल है। डेसिबल आप जानते हैं यह ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। तो 55 डेसिबल आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि की सीमा निर्धारित की गई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश ने किया है? चीन के द्वारा क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप जानते हैं CFC का मुख्य स्रोत रेफ्रिजरेटर होता है। आगे देख लेते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? तो उम्मीद है मैंने एक 5 जून को बनाया था वीडियो कि 5 जून को पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। आप सभी लोगों ने उसको देखा है, अगर ना देखा हो तो आप उस वीडियो को विजिट करिए इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर के, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बेहतर समझ पाएंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और इसके साथ में आप अगर किसी अन्य सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट की बनाई गई हैं चैनल के द्वारा, तो आप उनको विजिट करिए और उन वीडियो का लाभ लीजिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? तो स्टॉकहोम, यह स्टॉकहोम सम्मेलन था, और इस स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। तो यह समय 5 जून 1972 का ही था। तो इसी तारीख को जो था यह विश्व पर्यावरण, मतलब कि यह सम्मेलन आयोजित हुआ, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का लक्ष्य 5 जून को रखा गया। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा, यह भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण केरल में है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वन महोत्सव KM मुंशी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। उसके बाद आप देखें परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप है पैन। परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट यह क्या है? यह एक वायु प्रदूषक है, नाम याद रख लें, पैन, यह एक वायु प्रदूषक है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन आप समझ रहे होंगे। तो सुंदरलाल बहुगुणा या वृक्षों के आदमी के नाम से, इस नाम से प्रसिद्ध है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? बहुत प्रसिद्ध है, लखनऊ में स्थित है। और इको मार्क, उन पर्यावरणीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क, देखो इको मार्क का मतलब होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इको मार्क का मतलब होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ऐसे उत्पाद जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब कि उन उत्पादों से किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान ना हो रहा हो, तो ऐसे उत्पादों को उनको इको मार्क दिया जाता है। और वही लिखा हुआ है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हो। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। यह जो नारा है यह किस आंदोलन का था? तो यह चिपको आंदोलन का था, याद रखें। आगे देख लेते हैं। आगे आप देखेंगे कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, मतलब कि इसका कौन सा उदाहरण हो सकता है? तो देखिए जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, उसमें आप देखेंगे तालाब होता है, झरना होता है, नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, वन होते हैं। लेकिन कृत्रिम कौन होते हैं? कृत्रिम जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए हों। जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि मछली घर, जिसे आप एक्वेरियम कहते हैं, मछली घर जिसे आप क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। यह भी जो है
एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। चेरनोबिल आपदा, चेरनोबिल आपदा किस देश में हुई? यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन में चेरनोबिल आपदा हुई, ठीक है। यहाँ पर एक नाभिकीय रिएक्टर से जो है जो रेडिएशन थे वो निकले थे और यह बड़ी त्रासदी थी। आगे इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। किस प्रदूषण से फ्लोरोसिस की बीमारी होती है? तो फ्लोरोसिस की बीमारी जल प्रदूषण से होती है। फ्लोरोसिस इसके नाम में आप जान रहे हैं, फ्लोराइड से संबंधित है। आगे देखते हैं भूकंप मापन का पैमाना। तो भूकंप को नापा जाता है रिक्टर स्केल पे। जैविक गैस में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो जैविक गैस का आप उदाहरण ले सकते हैं गोबर गैस, ठीक है। इसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो मेथेन CH4 इसकी प्रधानता होती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। आप सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन देखेंगे। बार बार प्रयोग में लाए जा सकने वाले संसाधन कहलाते हैं और काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई भी जाती है। बार बार प्रयोग में लाए जा सकने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि रिन्यूएबल सोर्स कहलाते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं? ऐसे सोर्स जो कि दोबारा जनरेट किए जा सकते हैं, जैसे कि सूर्य की ऊर्जा, ठीक है, जैसे कि पवन की ऊर्जा, जैसे कि जल की ऊर्जा, जैसे कि बायो ऊर्जा, ठीक है, या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन क्लीमेंट्स के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में कुछ आवश्यक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है और उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।